कल हम लोग मोटिवेशन, कॉजेज ऑफ मोटिवेशन हम लोग ने कर लिए थे और थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन कर रहे थे। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन कर रहे थे, उसमें मैंने साइको एनालिटिक थ्योरी शुरू की थी। साइको एनालिटिक थ्योरी, जैसा मैंने कल भी बताया था, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है और आप लोग इनके नाम से परिचित हैं। सिगमंड फ्रॉइड जो हैं, उन्होंने मानसिक रोगों के उपचार और शारीरिक रोगों के उपचार दोनों के लिए लोगों की मेंटल एबनॉर्मलिटीज, साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज को समझने पर बल दिया था। और उनका कहना था कि हमारे जो शारीरिक रोग हैं उनमें 50% जो है प्योरली साइकोलॉजिकल नेचर के होते हैं। तो उनकी जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, उसमें वो ये उनके कुछ अजम्पशंस हैं कि सारा बिहेवियर जो है वो मोटिवेटेड होता है। तो सही बात है, कोई एक्शन हो ही नहीं सकता, कोई आदमी कुछ कर ही नहीं सकता जब तक कि वो मोटिवेटेड ना हो। और आप जानते हैं कि जब तक मोटिवेशन होता है बिहेवियर बना रहता है, और जैसे ही मोटिवेशन खत्म होता है बिहेवियर भी खत्म हो जाता है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि ये मोटिवेटेड बिहेवियर इज ऑलवेज परसिस्टेंट, एंड दैट इज ट्रू। ऑल मोटिवेटेड बिहेवियर आर परसिस्टेंट। वो कभी ऐसा नहीं होता कि आप मोटिवेटेड हैं और मोटिवेशन के बावजूद आप किसी और काम में लग जाए। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप मोटिवेटेड बिहेवियर जो है वो गोल डायरेक्टेड होगा, तो अपने लक्ष्य की ओर आपका व्यवहार उन्मुख होगा। तीसरा अजम्पशन ये था कि हमारे जो मोटिव्स हैं वो अनकॉन्शियस, उनमें ज्यादा रोल प्ले करता, अचेतन मन हमारा उसमें रोल प्ले करता है। अचेतन मन, कल भी मैंने बताया था कि मन के 3 भाग फ्रॉइड ने बताए हैं: इड, ईगो, सुपर ईगो। इड माने इदम, ईगो अहम, और सुपर ईगो नैतिक मन। तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड हमारा इड जो है इज फुल ऑफ desires which are antisocial, immoral and sexual in nature. ईड में जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं वो अनैतिक होती हैं, असामाजिक होती हैं और काम प्रवृत्ति से संबंधित होती हैं। फ्रॉइड ने सेक्स को बिहेवियर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। तो कल मैंने आपको बताया था कि इड जो है स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का घर है, ईगो और पूरी तरह से अचेतन है, ईगो पूरी तरह से पार्शली चेतन पार्शली अचेतन है, और सुपर ईगो पूरी तरह से कॉन्शियस होता है, चेतन होता है, उसकी हमें जानकारी होता है। आप पूछेंगे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस क्या है, ये भी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्लास में। कॉन्शियस जिसकी आपको जानकारी क्या है, जानकारी है, जैसे आप कहाँ बैठे हो, आप इस समय क्या कर रहे हो, यू आर कॉन्शियस अबाउट। अगर मैं पूछूं कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, तो आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा, कहीं सबकॉन्शियस में होगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं लाइफ में कुछ बनना चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है, तो आपको थोड़ा देर सोचना पड़ता है, वो सबकॉन्शियस में प्रयास करके आप उसको चेतन स्तर पर ले आते हैं। अनकॉन्शियस वो बातें जो आप चाह कर भी चेतन स्तर पर नहीं ला पाते, और वो रूप बदल बदल के आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अभी थर्ड ईयर के एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत अटेंशन सीकिंग है, बहुत ध्यान चाहता है, तो मैं क्या करूं। अब अगर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है तो उसका कारण आप उस व्यक्ति से पूछिए, तो वो नहीं बता पाएगा कि उसका कारण क्या है, तो उसका कारण वो नहीं बता पाएगा। तो चेतन, अर्धचेतन, अचेतन थोड़ा सा समझ में आया। चेतन वो अनुभव जिनके लिए आपको जानकारी है, आप तुरंत दे सकते हैं। अर्धचेतन जिनके लिए थोड़ा प्रयास करके आप जानकारी दे सकते हैं, और अचेतन जिनके बारे में आप चाह कर भी नहीं जानकारी दे पाते हैं। वो इच्छाएं, वो हमारी आवश्यकताएं जो है सपनों में आती हैं और रूप बदल बदल के आती हैं।
मतलब छद्म रूप में वो आती हैं। हम उनको नहीं समझ पाते कि हम एक पर्टिकुलर व्यवहार क्यों कर रहे हैं। आप किसी बच्चे से पूछो, जब मेहमान आते हैं तभी तुम क्यों अपनी स्कूल की जरूरतें बताते हो, तो बच्चा कहेगा मुझे नहीं मालूम, उसे सचमुच नहीं मालूम। वास्तव में स्कूल की जरूरतें इतनी जरूर प्रेसिंग है भी नहीं। जरूरत तो उसे ये है कि पेरेंट्स उसके औरों में लग गए हैं और उसकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे। पेरेंट्स का प्यार और अटेंशन और लोग ले रहे हैं, वो जरूरत है। और बिहेवियर कुछ और हो सकता है। तो आप समझ गए, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। और मन के भी तीन भाग हैं, ईट, ईगो, सुपर ईगो। ईट स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का घर है, सुपर ईगो नैतिक इच्छाओं का, नैतिकता की बात करेगा, ईमानदारी, ऐसा नहीं करना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये सब कौन कहता है? सुपर ईगो, नैतिक मन। और ईगो जो है वो वास्तविकता से रिलेटेड। सुपर ईगो तो पूरी तरह कॉन्शियस है, ईगो बीच में है। आप ऐसे पिरामिड बनाइए तो सबसे नीचे ईड हो जाएगा, उसके ऊपर ईगो हो जाएगी, और उस सबसे ऊपर जो थोड़ा सा ट्रायंगल आएगा वो सुपर ईगो। तो आप हमेशा महसूस करते हैं ये तीनों आवाजें अपने अंदर। कभी ऐसा नहीं होता कि आप कुछ गलत करने जाएं तो अंदर कोई आवाज आपको रोक ना रही, अंदर कोई आवाज ये ना कह रही हो ये करना उचित नहीं है, फिर भी एक आवाज कहती नहीं करो, इससे कर लो, नकल करने में क्या जा रहा है, कौन देख रहा है। एक आवाज कहती नहीं करना चाहिए, फिर एक आवाज कहती है अरे कर भी लेना, लेकिन इस समय तो टीचर सर पे खड़ी, अब तो नकल करो, पकड़े जाएंगे। तो ईट कह रहा है कि नकल करो, सुपर ईगो कह रही है ना करो, और ईगो कह रही है परिस्थिति तो देखो, पिटने के काम मत करो। आई बात समझ में? तो ईट, ईगो, सुपर ईगो मन के तीन भाग हैं। और ये भाग जो है, अब साइकोलॉजिकल एनर्जी टू परफॉर्म अ वर्क ना तो ईड के पास है ना सुपर ईगो के पास है। अगर ईड चाहे कि मैं अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का पूर्ति कर लूं तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो एनर्जी नहीं है जिससे कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। और ना ही सुपर ईगो के पास वो एनर्जी। एनर्जी किसके पास है? ईगो के पास। एंड नाउ द वर्क ऑफ ईगो इज to keep a balance between selfish desires of id and moral desires of super ego. अगर जब आदमी मानसिक रोगी होता है, चोर होता है, अपराधी होता है, तो क्या क्या कहते हैं, मानसिक रोगी में चोर अपराधी नहीं आता, मैं चोर अपराधी ही कहना चाहती हूँ। तो कहते हैं उसका ईगो वीक हो गया। ईगो वीक हो गया मतलब उसका ईगो वीक हो गया, इसलिए उसकी ईट की इच्छाओं ने उसके व्यक्तित्व पर, उसके मन पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, और वो मात्र स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को की पूर्ति कर रहा है। आई बात समझ में? तो इसका क्या काम है ईगो का? टू कीप अ बैलेंस। कुछ इच्छाएं वो ईट की पूरी करेगा, कुछ इच्छाएं वो सुपर सुपर ईगो की पूरी करेगा, जिससे कि शरीर में बैलेंस बना रहे, हारमनी बनी रहे। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से त्यागी तपस्वी है, हिमालय पे चला गया है, पूरा सब कुछ उसने त्याग दिया है, सिर्फ परमार्थ में लगा है, तो दैट पर्सन इज नॉट नॉर्मल। हमारी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नॉर्मल तो नहीं है, है तो असामान्य, पॉजिटिव साइड। जैसे अगर कोई बहुत बुद्धिमान है तो वो नॉर्मल नहीं, लेकिन इंटेलिजेंस उसकी पॉजिटिव साइड में। और कोई बहुत कम बुद्धि का है तो उसकी इंटेलिजेंस नेगेटिव साइड में एबनॉर्मल, पर है एबनॉर्मल, है ना? तो ईड, ईगो, सुपर ईगो है। ड्राइविंग फोर्स जो है, जो सेक्स ड्राइव के लिए यूज करते हैं, लिबिडो, LIBIDO, लिबिडो। तो लिबिडो जो है वो एनर्जी है, साइकोलॉजिकल एनर्जी है, जो ईगो के पास है। और जब इच्छाएं उसके पास आती हैं सुपर ईगो की और इड की, तो वो परिस्थिति के अनुसार उनमें से कुछ का चयन करके उन्हें पूरा करता है। ये पूरी एनर्जी उसके पास है, सिलेक्शन उसका होता है। तो आपके पर्सनैलिटी में ईड महत्वपूर्ण होगा या सुपर ईगो, ये किस बात पर निर्भर करता है कि आपका ईगो कैसा है। अब ये जो थ्योरी है, ये
हम लोग क्या कर रहे हैं, मोटिवेशन की थ्योरीज। तो ये साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। और एक बात और बता दूं, फ्रॉइड ने सेक्स को बहुत ब्रॉड टर्म्स में यूज किया, यद्यपि उसने हर चीज में सेक्स की बात की है, लेकिन माँ के प्यार को, मित्र के प्यार को, आर्ट का प्यार, ये सब लिबिडो, उसका कहना था कि ये सब लिबिडो का सब्लिमेशन, अर्थात जो सेक्स एनर्जी हमारी, उसको हमने उच्चीकृत कर लिया है, सब्लिमेट कर लिया है, उसको हमने इम्प्रूव कर लिया है, एडवांस कर लिया है। तो वो माँ के प्यार, मित्र के प्यार, कला के प्यार, अच्छा आर्टिस्ट है, बिल्डिंग बनाता है, पेंटिंग बनाता है, तो उसमें के पीछे कौन सा मोटिव है? अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, दिस इज द बेसिक मोटिव इज सेक्स, उसके पीछे। और सेक्स उसने बहुत ब्रॉड टर्म में यूज किया है। इसका भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, साइकोलॉजिस्ट ने किया कि इंस्टिंक्ट पे बहुत महत्व देते हैं, ये थ्योरी है ही बहुत जटिल, और इन्होंने सोशल मोटिव्स को ध्यान में नहीं रखा, इन्होंने सिर्फ इंडिविजुअल मोटिव्स को ही ध्यान में, मतलब इंडिविजुअल मोटिव्स ही सोशल मोटिव का इम्प्रूव ग्रुप ही क्या है, इम्प्रूव ग्रुप ही सोशल मोटिव्स, इंडिविजुअल मोटिव्स है, इंडिविजुअल सोशल मोटिव्स का इम्प्रूव रूप ही इंडिविजुअल मोटिव्स है, उसने सोशल मोटिव्स को महत्व नहीं। उसके बाद एक थ्योरी है गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। गेस्टाल्ट का भी हमने आप लोग के सामने नाम दिया था, थ्योरी ऑफ इंसाइट लर्निंग की जो बताई थी, कि गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये कहती है कि गेस्टाल्ट का ये थ्योरी दी है कुर्ट लेविन ने, KURT, लेविन, LEWIN। और कुर्ट लेविन ने कहा कि हर व्यक्ति की जो लाइफ है वो दो सर्कल्स के बीच में घूमती रहती है। अब आप अपनी आंसर बुक में दो सर्कल्स बना लें, एक थोड़ा छोटा होगा, एक थोड़ा बड़ा। छोटा सर्कल जो है वो इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है, व्यक्ति जो मोटिवेटेड होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, और बड़ा सर्कल सोसाइटी और एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गई? जो आपने छोटा वृत्त बनाया है वो व्यक्ति की इच्छाओं, आवश्यकताओं को प्रस्तुत करता है, और जो बड़ा सर्कल है वो समाज और हमारा वातावरण जो है उसको प्रस्तुत करता है। जो छोटा सर्कल है वो व्यक्ति का है, जो कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कुछ लक्ष्यों को अचीव करना चाहता है, पर उसके अचीवमेंट ऑफ गोल में हमेशा बाधा क्या होता है? सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। वो व्यवधान उत्पन्न करते हैं, और प्राणी का बिहेवियर, अब प्राणी क्या करेगा? अब वो मोटिवेटेड है, तो आप जानते हैं मोटिवेशन में वेरिएबिलिटी होती है, बदल बदल के आप प्रयास करते हैं, परसिस्टेंस होती है, एक बार फेल होके बैठते तो नहीं है ना। तो आप क्या करते हैं? बार बार प्रयास करते हैं, पर सोसाइटी और एनवायरनमेंट उसको ब्लॉक कर देता है, आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं करने देता। तब आप अपने व्यवहार को परिवर्तित करते हैं, परिमार्जित करते हैं, और एक निश्चित दशा में व्यवहार करते जाते हैं, और आपका व्यवहार जो है वो वातावरण से बहुत प्रभावित हो प्रभावित होता है। अब इस मतलब बहुत सारी थ्योरीज हैं, थोड़ा थोड़ा आपको जानना है। इस थ्योरी की भाई मेन क्रिटिसिज्म यही है कि इसने इंडिविजुअल को कोई महत्व ही नहीं दिया, इसने हमेशा सोसाइटी और कल्चर और एनवायरनमेंट को महत्व दिया है, जबकि मोटिव के फुलफिलमेंट में, मोटिव में से जो टेंशन अराइज होता है, जो मोटिवेटेड होने के बाद आपके शरीर में तनाव आता है लक्ष्य प्राप्ति के लिए, उसमें व्यक्ति की इम्पोर्टेंस बहुत कम कर दी है, और समाज और सामाजिक कारकों या वातावरण की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ा दी। ये इसका क्रिटिसिज्म हो गया। अब आइए एक और थ्योरी कर लेते, छोटी छोटी थ्योरीज है,
क्योंकि कोर्स में है तो करना है। अच्छा, इसके बाद अब्राहम मास्लो की एक थ्योरी है जिसे नीड हायरार्की कहते हैं। नीड हायरार्की का क्या मतलब है? हायरार्की का मतलब जानते हैं आप लोग? हायरार्की बताइए किसे कहते हैं? सीढ़ी जैसा नहीं होता एक? हाँ, स्टेप्स। हायरार्की। हाँ, स्टेप्स। क्लासिफिकेशन। हाँ, स्टेप्स। तो और हिंदी में लिखिए नीड है, ये है थ्योरी ऑफ नीड हायरार्की, तो उसको आप कर लें पदानुक्रम का सिद्धांत। पदानुक्रम, हायरार्की की जगह पदानुक्रम कर लें। थ्योरी ऑफ हायरार्की, थ्योरी ऑफ हायरार्की। मेरी समझ में स्पेलिंग हो जाएगी HIERARCHY, हायरार्की। तो ये मास्लो की थ्योरी है, और मास्लो ने 1943 में ह्यूमन मोटिवेशन पर एक पेपर पब्लिश किया था। तो उसने जो पेपर पब्लिश किया था, उस पेपर के थोड़े समय बाद उसने अपनी एक बुक दी जिसका नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। इस पुस्तक में ही इसने इस थ्योरी का की चर्चा की है। ये महत्वपूर्ण थ्योरी है आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में। बिजनेस मैनेजमेंट वाले इस थ्योरी को बहुत मान्यता देते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि हायरार्की है, हमारी जरूरतें जो है जैसे सीढ़ी होती है ना, नीचे के सीढ़ी पे ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सबसे ऊपर ये। तो उसने हमारी जरूरतों को सीढ़ियों में बांट दिया। पहली प्रायोरिटी हमारी लाइफ में ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, और उसने 5 पदानुक्रम में हमारी जरूरतों को बांटा है। जो सबसे अच्छा, जैसे पिरामिड होता है, आप जानते हैं ना? पिरामिड जानते हैं? नीचे ज्यादा चौड़ा होता है और धीरे धीरे दोनों पॉइंट्स उसके जो लाइन से निकलते हैं ऊपर जाके मिल जाते हैं। पिरामिड देखा ना, इजिप्ट के पिरामिड्स? तो यस उसने मैम। हाँ, इसी पिरामिड के आकार में नीड्स को एक्सप्लेन किया है। तो पिरामिड बना लीजिए आप, और उसके 5 पार्ट्स कर लीजिए। मैम ये थ्योरी ऑफ हायरार्की में है मैम। हाँ, ये हाँ, ओके। न्यू थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ हायरार्की, ओके मैम। है ना? तो इसमें आप एक बड़ा सा पिरामिड बनाइए, हाफ पेज में, हाफ से भी ज्यादा ले लीजिए, और नीचे खूब चौड़ा बनाइएगा, फुल पेज पे लीजिएगा, और ऊपर दोनों लाइंस को मिला दीजिए। जो कोशिश करती है। जब आप लोगों को आवाज सुननी बंद हो जाए तो बताइएगा। हो सकता मैं मान लूंगी कि मेरा डाटा खत्म हो गया और मैं जियो से जोड़ लूंगी। अभी मैं जोड़ इसलिए नहीं रही हूँ, कहीं इतनी बात हो रही, यही बात ना बंद हो जाए, क्योंकि मुझे इन सब चीजों की थोड़ी कम समझ। आपने पिरामिड बना लिया, यस यस मैम। मैम। यस मैम। उसको 5 पार्ट्स में बांट दिया, इक्वल भी कर लीजिए, कोई बात नहीं है। तो अब ये जो है, एक होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ऊपर से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में रहेगा। तो सबसे पहले जो नीचे आपने पोर्शन रखा है ग्राउंड पे, तो उस वो है फिजिकल नीड्स। उसमें लिख लीजिए फिजिकल नीड्स। अब फिजिकल नीड्स, बायोलॉजिकल नीड्स आपने क्या क्या पढ़ी थी? फूड, वाटर, वार्म, और उन्होंने रेस्ट को भी इसमें फिजिकल नीड मानी। तो जो सबसे नीचे पिरामिड में है, उसमें आपने क्या लिखा? फिजिकल नीड्स, जैसे फिजिकल नीड्स। फूड, वाटर, हाँ, फूड, वाटर, वार्म एंड रेस्ट।
फिर उसके ऊपर है सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी, फिर उसके नेक्स्ट वाले पे थर्ड में है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। चौथा है एस्टीम belongingness नीड्स, and loved. लव नीड्स, LOVE, लव Yes, मतलब ma'am. अपने परिवार से जुड़ने की इच्छा। हिंदी में बताएं तो अपने परिवार से जुड़ने की इच्छा, प्यार करने की इच्छा, समाज से, कुटुंब से जुड़ने की इच्छा। सेफ्टी नीड्स मतलब सुरक्षा की आवश्यकता। और Yes, ma'am. पहला वाला तो आप सबने लिख ही लिया होगा। फिर चौथे पे लिखिए एस्टीम नीड्स। गाड़ी एस्टीम की स्पेलिंग लिख लीजिए, ESTEEM, एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स, एस्टीम नीड्स की क्या हिंदी होगी? सम्मान, सम्मान प्राप्त करने की इच्छा, सम्मान, मान्यता, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा। कुछ भी आप लिख लीजिए। फिर जो टॉप मोस्ट पे है वो सबसे कम जरूरी इच्छा है, आवश्यकता है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक्चुअल लिखिए और आगे ZATION लिखिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लिख गया आपका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन Yes, इसको ma'am. हिंदी में कहेंगे आत्म। अब मैं देखिए बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ, मैं कोई शाब्दिक अर्थ नहीं बता रही हूँ, मतलब अपने को पाने की क्रिया, अपने को रियलाइज, अपने को स्वयं को सिद्ध करने के लिए जो हम करते हैं काम। अब इसको देख लीजिएगा, मैं अब बोलना शुरू करती हूँ, हो सकता है इसका सही अर्थ हिंदी मेरे मुंह से निकल जाए, हो सकता है आपको सेम। अच्छा, अब आप सब कल्पना कीजिए कि आप जंगल में हो, चले गए और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले आपकी कौन सी आवश्यकताएं आएंगी जिन्हें आप पूरा करें? पहले खाने की होगी मैम। पहले Hunger and thirst. हंगर एंड थर्स्ट मैम। वार्मथ एंड रेस्ट, थके हैं तो आराम मिल जाए, गर्मी मतलब जिस टेम्परेचर को आपका बॉडी सह सकता है वो टेम्परेचर मिल जाए, फूड मिल जाए, पानी मिल जाए, सबसे पहले आप यही सोचेंगे ना। अब मान लीजिए ये आपको मिल गया, तब आप क्या सोचेंगे? मैम एक सेफ्टी। सुरक्षित Safety. एक सुरक्षित स्थान ढूंढेंगे सोने के लिए, रात के लिए। हाँ, अब आपको, अब तो पहले तो सबसे पहले तो पेट भरा और फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी की। फिर आपके लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेफ्टी, कि हम सुरक्षित रहें। हैं? अब हम लोग जंगल में तो रह नहीं रहे, तो हमारी सुरक्षा काहे से होगी? हमारी आर्थिक उससे होगी। हम अच्छा सा मकान बनवाएंगे जिसमें चोर ना घुस सके, जिससे कोई हमारे परिवार हमको नुकसान ना पहुंचा सके। हम अच्छी सी नौकरी ढूंढेंगे, हम सेविंग्स करेंगे सो दैट माई लाइफ एंड माई चिल्ड्रंस लाइफ शुड बी सिक्योर। आई बात समझ में? तो सबसे जरूरी है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिर उसके बाद जब हमारी वो पूरी हो जाती है तब हम सेफ्टी नीड्स पे आते हैं। पहले तो हम एक वक्त का खाना जुटाते हैं और फिर हम आगे की व्यवस्था खाने की करते हैं, है ना? अब हमारी सेफ्टी नीड्स आ गए कि हम कैसे सिक्योर करें, सेव करें। तीसरा है बिलोंग। अब जब हमारे पास खाने को भी प्रचुर है, हमारे पास सुरक्षा भी है, तो हमारा क्या मन करेगा कि मेरी एक पत्नी भी हो, मेरे बच्चे भी हो, मेरे माँ बाप भी मेरे साथ हो, मेरा कुटुंब भी मेरे साथ हो। क्यों? क्योंकि अपने कुटुंबियों, अपने परिवार से जुड़ने की हमारी साइकोलॉजिकल नीड है। सोशल नीड्स में नीड एप्लीकेशन आपने पढ़ा था ना, वो नीड समझ में आ रही है आपको? नीड Yes, एप्लीकेशन। ma'am. और प्यार पाना और प्यार देने की भी नीड होती है जीवन में। ये बहुत बड़ी नीड होती है और ये नीड तो कभी पूरी ही नहीं होती है।
नो मैटर हाउ मच यू लव यू गेट, आप हमेशा भूखे और प्यासे ही रहेंगे प्यार के। होता है ऐसा है। तो जब हमें फिजियोलॉजिकल नीड्स मिल गई, जब हमें सेफ्टी नीड्स मिल गई, तो अब हमें जरूरत है एक कुटुंब की, उन लोगों की जिनसे हम जुड़े, जिन्हें हम प्यार करें। और ये भी सुरक्षा का भी हमें देता है, हमें पक्का, हमारे रिश्तों को पक्का बनाता है। उसके बाद अब जब मान लीजिए कि आपके पास खाने को हो गया, आपकी सेफ्टी हो गई, आपके परिवार हो गया, आपको के लव्ड वंस आपके साथ हो गए, तो अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए है कि आपने जो कुछ भी अर्जित किया है, उसके बाद आपका मन होता है कि अब मुझे सम्मान मिले, मुझे मान्यता मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, मेरी आत्म छवि सुधरे, मैं प्रेस्टीज और अकम्पलिशमेंट पाऊं। अब आप समाज से उसकी आकांक्षा, लोगों के बीच ये आकांक्षा करते हैं कि वो आपकी छवि बहुत अच्छी उनके बीच में हो, वो आपका सम्मान करें, आपको मान्यता प्रदान करें, आप एक प्रतिष्ठित नौकरी पे हो, आप जहाँ हो टॉप पे हो, स्टूडेंट हैं तो आप बहुत टॉप पे हो, आप टीचर हैं तो आप टॉप टीचर हो, आप वर्कर हैं तो टॉप वर्कर हो, और प्रेस्टीज आपकी बढ़े, आपके अकम्पलिशमेंट्स बढ़े, फिर आप ये चाहते हैं। और ज्यादातर लोग जो है अपनी लाइफ इन्हीं चार को पूरा करने में समाप्त कर लेते हैं। पर कई बार इसके बाद भी लोग, एक और उनकी इच्छा होती है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम अपने को पूरी तरह प्राप्त करें, हम अपने को समझें। बाइबल में लिखा है टू नो दाई सेल्फ, अपने को जाने, अपने को पहचाने, अपने पोटेंशियल्स को समझें, हम उनको यूटिलाइज करें। वो चीजें हमें जो सुख देती हैं, जो समाज की सेवा है, त्याग है, तपस्या है, क्रिएटिव वर्क है, बहुत हाई लेवल का क्रिएटिव वर्क है, हम उसमें अपने को इन्वॉल्व करें, जिससे हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और संतोष। समझ में आई ये बात? और यस मैम। ये जो नीड हायरार्की उन्होंने बनाई है, उसमें मौसलो ने कहा कि एक जब पूरी होती है तब दूसरी आती है। अब बिलोंगिंगनेस से उसे खाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उसने सेफ्टी कर रखी है ना। लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं और चार ही में सीमित रह जाते हैं। ये उनकी अपनी थ्योरी है, और इस थ्योरी के बेसिस से मैनेजमेंट वाले, फैक्ट्री वाले सबसे पहले इसको इंटरप्रेट करते हैं कि फिजिकल नीड्स क्या है, मतलब उसकी सैलरी है, उसका कंफर्ट्स हैं, उसको जो सुविधाएं दी जाती हैं, उसके पर्क्स हैं, जो और इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। फिर सेफ्टी, माने कार्यस्थल पे उसकी कितनी सेफ्टी है, उसकी जॉब कितनी सिक्योर्ड है। ऐसा तो नहीं कि 1 मिनट में उसको फायर कर दिया जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए तो कर्मचारी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कर्मचारी उस प्रतिष्ठान को, उस कार्यस्थल को अपना समझे, उस फैक्ट्री को अपना समझे, तो वो बेटर काम करेगा। मतलब इस तरह से इन नीड्स को हर जगह वो इंटरप्रेट किया जा सकता है, और वर्क प्लेस पे भी इन नीड्स को इंटरप्रेट करके, इनका इस्तेमाल करके साइकोलॉजिकली कर्मचारियों से अच्छा काम, क्वालिटी वर्क दिया जा सकता। हो गया? ऐसे तो छोटी 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 बहुत सारी ये है, लेकिन एट प्रेजेंट हम लोग के लिए इतनी पर्याप्त है। आपकी किताब में दिखे तो एक दो और पढ़ लेना, लेकिन ठीक है बस। अब कुछ में कहाँ तक करें, क्योंकि कोर्स इतना ज्यादा है जो लगता है कि पूरा करना मुश्किल है। जो अब या तो नाम दे देते कि ये करिए, अब दसियों एक एक पैराग्राफ की है, उनका क्या करना। छोड़। अच्छा जी, अब ये चैप्टर खत्म, या कहिए तो मैं और करा दूं। अब ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, अनुक्रिया प्रारंभ करते हैं और उसे बनाए रखने का काम प्रेरणा का है। हल ने भूख, प्यास, सेक्स, दर्द से मुक्ति जैसे बायोलॉजिकल ड्राइव्स पर ज्यादा महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि ये ड्राइव जो है शरीर के में तनाव उत्पन्न करते हैं, इनको दूर करने के लिए प्राणी जो है ड्राइव रिडक्शन मेथड्स अपनाता है, जिससे उसके शरीर पुनः शांति की स्थिति में आ जाता है। इस तरह की और भी है।
कहोगे तो बता भी दूंगी। हाँ, आज मैं पर्सनैलिटी चैप्टर स्टार्ट करना चाहती मैम हूँ, करूँ? हाँ, मैम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लर्निंग डिसेबिलिटीज कंप्लीट करवा दीजिए। वो मैं जरूर करा दूंगी बाद में। आज ठीक। पर्सनैलिटी कर लो। हैं? जिस दिन 5-10 मिनट का टाइम होगा वो 10 मिनट का है और ज्यादा नहीं है। वो मेरे दिमाग में है, मैं जरूर कराऊंगी इसको। आई बात समझ में? तो अच्छा, पर्सनैलिटी किसे कहते हैं जानते हो? अभी तो 2 घंटा, 2 बजे तक आप लोग मेरे पास है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। व्हाट इज पर्सनैलिटी? मैम पर्सनैलिटी के अंदर मैम लव आता है, मैम काइंडनेस आती है और मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मैम, और मैम मैनर्स आते हैं। अच्छा, पर्सनैलिटी से में क्या नहीं आता तुम्हारा, ये और बता दो। ये तुमने बिल्कुल सही बताया, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर्सनैलिटी में क्या नहीं आता जो तुमसे संबंधित है और आता नहीं? Anything which is related to a person but is not considered under personality है क्या वो? कुछ भी नहीं है। पर्सनैलिटी जो है, जो कुछ भी आप हैं, सबसे मिलकर आपकी पर्सनैलिटी बनती है। आई बात समझ में? आपकी रुचि, आपकी बुद्धि, आपकी योग्यताएं, आपके अनुभव, आपके अनकॉन्शियस मोटिव्स, आपका दृष्टिकोण, आपके जीवन के आदर्श, आपके बालों का टेक्सचर, आपके बालों का कलर, आपके बालों की लेंथ, आपकी स्किन का टेक्सचर, आपके स्किन का कलर, आपकी फिजिक, आपके फीचर्स, आपके चलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपके समस्याओं के समाधान का तरीका, आपके इंसल्ट्स को बियर करने का तरीका, आपके जोक्स को क्रैक करने का तरीका, एवरीथिंग, the way you dress, the way you walk, how you speak, what you speak, your tonal quality, your pitch, जो कुछ आपसे संबंधित है सब आपका। अब समझ में आया? तो जनरली लोग बहुत गलत सोचते हैं, कहते उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी। बहुत अच्छी का मतलब अच्छा फिजिक है, स्मार्ट। आपकी स्मार्टनेस भी आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट। आपकी चॉइस, द वे यू ड्रेस अप, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, सब कुछ आपकी पर्सनैलिटी। आ गई बात समझ में? तो अभी तक जो हम लोग इस्तेमाल करते थे इस शब्द का, वो बहुत गलत करते थे कि पर्सनैलिटी जो है वो आउटवर्ड अपीयरेंस है या 2-4 चीज से मिलकर पर्सनैलिटी बनती है। पर्सनैलिटी तो आपके सभी गुणों, अवगुणों का सम टोटल। आपकी जितनी निगेटिव बातें वो भी आपकी पर्सनैलिटी है, आप उसको अलग थोड़ी ना कर सकते। तो अच्छा, पर्सनैलिटी की बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। एक सबसे सरल डेफिनेशन जो मुझे लगती है, और मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मैंने इवॉल्व की है, इवॉल्व क्या किया, डिफाइन की है, कुछ ऐसा उसमें नहीं है। एट अ गिवन टाइम, एक निश्चित समय में, एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, एक निश्चित समय में किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसके समस्त, पहले हिंदी में बोलते, दोनों बोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक निश्चित समय में किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके सभी गुणों का योग है, उसके सभी गुणों का योग है, चाहे वो जन्मजात हो या अर्जित, आंतरिक हो या बाह्य, आंतरिक हो या बाह्य। इंग्लिश वाले लिखिए, एट अ गिवन टाइम an individual's personality
is the sum total of all traits and dispositions whether acquired or inherited मैम वेदर एक्वायर्ड और इनहेरिटेड, जन्मजात हो या अर्जित हो। whether acquired or inherited, observable और अनऑब्जर्वेबल, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, डायरेक्टली आप उन्हें देख पाते हो ना देख पाते हो। अब ध्यान दीजिएगा इस बात पर, एक समय पे, एट अ गिवन टाइम। एट अ गिवन टाइम का क्या मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है कि आज जो है वो कल है, कल जो है वो परसों है। एट अ गिवन टाइम, एक समय में आपका व्यक्तित्व उसके समस्त गुणों का योग है, चाहे आपने वो जन्म से पाए हो, चाहे आपने दुनिया में आके एक्वायर किया हो, या ऐसे गुण जो बाहर से दिखाई पड़ते हैं, या ऐसे गुण जो बाहर से दिखाई, आपकी बुद्धि नहीं दिखती, आपके विश्वास नहीं दिखते, आपके एटीट्यूड डायरेक्टली नहीं दिखते, बिहेवियर में दिखते। आई बात समझ में? तो व्यक्तित्व क्या है? सभी गुणों का योग है। और एट अ गिवन टाइम का मतलब है कि इट मे बी चेंज। और कौन से गुण? जो या तो आपने से हेरिडिटी में पाए हैं, इनहेरिट किए हैं, या आपने स्वतः अर्जित किए, या तो वंशानुक्रम से पाए हैं, अर्जित किए हैं। ऐसे गुण जो बाहर से दिखाई पड़ते हैं, अब आपका रूप रंग आकार दिखता है, पर आपकी आदतें, आपका मन, आपके विश्वास, आपकी ग्रंथियां, आपके आंतरिक अनुभव बाहर दिखते नहीं। आई बात समझ में? तो सब कुछ से आपका व्यक्तित्व बनता, कुछ भी छूटता ही नहीं है। समझ में आई परिभाषा? एक बार पढ़ के देख लीजिए। एनी प्रॉब्लम? नो मैम। सब बहुत क्लियर हो गया? अच्छा, वही बात है, किताब में बहुत सारी आपको परिभाषाएं मिलेंगी, पर एक परिभाषा जो बहुत अच्छी मानी जाती है साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी की, मैं उसको लेके उसकी व्याख्या करूंगी। शेष आप अपनी चॉइस, जब अगर आप इसको समझ जाएंगे तो कोई परिभाषा ऐसी नहीं जो आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैं इसको एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे ये तो आप समझ जाएंगे। और भी परिभाषाएं अगर आपको आवश्यकता है, आपका हर एक बच्चे का पढ़ने का अलग स्टाइल और लेवल होता, तो आप उनको भी ले सकते हैं। एक गॉर्डन ऑलपोर्ट है, ALLPORT, गॉर्डन, GORDON, गॉर्डन ऑलपोर्ट, ALLPORT, ऑलपोर्ट। उन्होंने पर्सनैलिटी की डेफिनेशन दी है। ये अकेली डेफिनेशन है जो मुझे याद है, जनरली मुझे कोई एक डेफिनेशन याद नहीं। मैम एक बार रिपीट कर दीजिएगा, आपकी आवाज चली गई थी। अच्छा, अब ठीक है? जैसे ही आवाज यस आना मैम, बंद हो हमें फोन कर देना, तो हम जल्दी से वाईफाई पे आ जाएंगे। ओके।
तो गोल्डन ऑलपोर्ट ने कहा कि पर्सनैलिटी GORDON गॉर्डन ऑलपोर्ट ALLPORT क्या कहा गॉर्डन ऑलपोर्ट ने कि पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन personality is the dynamic organization personality is the dynamic organization within the individual within the individual of those psychophysical systems of those psychophysical systems that determine his unique that determine his unique की spelling UNIQUE unique adjustment to his environment कोई कठिनाई तो नहीं है इसमें? ठीक गया सबका? Yes, His sir. Yes, ma'am. unique adjustment to his environment. बच्चों मैं इसकी हिंदी खुद करके इसकी तबाही नहीं करूंगी डेफिनेशन की। हिंदी की जो मेरे पास पुस्तकें थी मैंने 2 आपको दे दी है। मेरे पास कोई पुस्तक नहीं जो मैं इसकी जिसे कहते हैं ना अथॉरिटी वाली ट्रांसलेशन करूं। पर जब मैं इसको डिफाइन करूंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी। आप उतना लिखते रहिएगा तो आपको इस परिभाषा को पूरा समझ में आ जाएगा। समझ में आया? क्योंकि हम लोग पर्सनैलिटी एक ऐसा कंसेप्ट है, वर्ड है जिसे हम इतना बोलते हैं कुछ कहने की बात नहीं, लेकिन हम इसका पूरा मतलब कभी नहीं समझ के बोलते। तो बहुत सारी हमारे मिथ्स हैं इसके बारे में, इसलिए आज वो सारे मिथ्स आपके हमें दूर कर देंगे। पर्सनैलिटी कितनी व्यापक चीज है इसको आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली लाइन है इसकी, पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। व्यक्तित्व व्यक्ति में गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक का मतलब क्या हुआ? उसमें गति है, उसमें मूवमेंट है, वो स्टैटिक नहीं है कि जिस दिन आप पैदा हुए थे तो जो आपकी आंख का शेप था वो बदलेगा नहीं है। पर्सनैलिटी टोटल क्या है? गतिशील ऑर्गेनाइजेशन। इट्स एवर चेंजिंग, एवर डेवलपिंग, एवर मूविंग फर्दर। बात समझ में आई? पर्सनैलिटी क्या है? एक अब पूरा जब परिभाषा कर दूंगी तब ये गतिशील संगठन आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या है? संगठन है, पर वो संगठन कैसा है? गतिशील। अच्छा कभी ऐसा होता है शेर आपके पीछे दौड़े तो हमारा मन भी है, शरीर भी है, तो मन कहता है कि चलो शेर दौड़ रहा दौड़, तो पैर कहे मैं तो नहीं दौड़ूंगा, हार्ट कहे मैं तो फास्ट नहीं चलूंगा, मैं ब्लड ज्यादा पंप करके मस्तिष्क को नहीं दूंगा, डाइजेशन का इस समय तो मैं खाना पचाऊंगा, मैं अपनी शक्ति बॉडी में किसी पार्ट को नहीं दूंगा। तो क्या आदमी की प्राण बचेंगे? नहीं बचेंगे। तो क्या होता है, जितने सिस्टम्स बॉडी के अंदर हैं
वो सब ऑर्गेनाइज संगठित रूप से कार्य करते हैं, है ना। जब आप व्यक्ति डिसाइड करता है तो सारे सिस्टम्स उसके उसके अनुरूप काम करते हैं। कोई सिस्टम ये नहीं करता कि आज मैं हड़ताल कहूंगा, आज तो मैं काम नहीं करूँ। तो पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल। बहुत लोग मानते हैं कि पर्सनैलिटी तो एक ऐसी चीज है ऊपर वाले के धागे से नाच रही है, वो कठपुतली है या कुछ है। नो, मैन हिमसेल्फ डिसाइड्स, डिटरमिन्स अपने एक्शन। व्यक्ति स्वयं निश्चित और निर्धारित करता है कि उसे क्या कार्य करना है। तो पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, समझ गया, गतिशील। आज जो है जरूरी नहीं कल हो, आज जिस इंटेंसिटी से हो सकता है कल उतनी इंटेंसिटी से, वो जरूरी नहीं। और ये व्यक्ति के अंदर होती है। व्यक्ति की पर्सनैलिटी की डोर चाबी किसी और के हाथ में नहीं है। किसी और की उंगलियों के तार से हम लोग नहीं नाच रहे हैं। हम खुद निश्चित करते हैं, खुद निर्धारित करते हैं कि हमें कैसा एक्शन करना है। कोई कठिनाई अब तक? कोई कठिनाई अब तक आप लोग को? नो नो मैम। मैम। अच्छा, तो बात हो गई कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन गतिशील संगठन है, विद इन द इंडिविजुअल जो व्यक्ति के अंदर है, ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम्स, ऑफ दोज उन मनोदैहिक गुणों का, सिस्टम्स का। तो पर्सनैलिटी आप जानते हैं इज नीदर, मैंने अभी आपको बताया, नीदर फिजिकल नॉर मेंटल। खाली बुद्धि, खाली साइकोलॉजिकल नहीं है, खाली फिजिकल नहीं है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कभी पर्सनैलिटी पूरी तरह से साइकोलॉजिकल, पूरी तरह से फिजिकल नहीं हो सकती। मन और शरीर एक दूसरे पे आश्रित है, अन्योनाश्रित हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट। अब फिर परिभाषा पढ़िए। पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम्स। समझ में आ गए? सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, थॉट प्रोसेस, क्या चीज नहीं है आपके पास, मेमोरी, सब अलग अलग है। और सब कैसे काम करते हैं? एक होके काम। of those psychophysical systems that determine, क्या निश्चित करता है? वो व्यक्ति स्वयं निश्चित करता है। उसके अंदर से ये निश्चय होता है कि वो किस प्रकार से अपनी समस्याओं का सामना करेगा, अपने वातावरण में रिएक्ट करेगा। दैट डिटरमिन हिज यूनिक एडजस्टमेंट। अब ये शब्द आप सोचिए, ये बहुत बड़ी बात कही है, हिज यूनिक एडजस्टमेंट। ईच इंडिविजुअल इज यूनिक। इससे बड़ी प्रेज आपके लिए क्या हो सकती है कि आप जैसा दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। तो आपका जो एडजस्टमेंट होता है वो यूनिक है। और आपके पूरे साइकोफिजिकल सिस्टम से निश्चित करते हैं कि आप कोई समस्या आने पर, कोई बात होने पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ये एडजस्टमेंट कौन देखता है? आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व। इज यूनिक एट दिस एनवायरमेंट। अब प्राणी क्या करता है? नीड्स तो उसे आगे बढ़ाती है, और उन नीड्स को वो कैसे अपने वातावरण में पूरा करता है, कैसे वो एडजस्ट करता है, वो एक यूनिक सिस्टम है। हर व्यक्ति अपने में यूनिक है। और हमारी यूनिकनेस ये है कि हमारा कोई दुनिया में, सारी दुनिया अगर कहते हैं 7 पृथ्वी है, 7 लोग हैं, सारे लोगों में मेरा जैसा या आप जैसा कोई और व्यक्ति नहीं। और हमारी तो यूनिकनेस इतनी है हम सबकी कि हम जो आज हैं वो कल नहीं है, जो कल थे वो आज नहीं है। मतलब वी आर एवर चेंजिंग, एवर डेवलपिंग, वी आर वेरी यूनिक। समझ में आ रहा है बात? तो अब फिर परिभाषा पढ़िए कि दैट डिटरमिन्स हिज यूनिक एडजस्टमेंट। वो जो विशिष्ट अनूठा समायोजन स्थापित करता है अपने वातावरण से, वो कौन करता है? हमारी पर्सनैलिटी। अब एक बार इस परिभाषा को फिर से सोचिए, विचारिए और आगे बढ़ा जाए।
अगर आप लोग को कभी डेफिनेशंस याद करनी होती है तो एग्जामिनेशन नाइट में मत याद करिए। अब जैसे इस क्लास से निकलेंगे 2 लाइन बोलते रहिए, वो आपको याद हो जाएगा। फिर दोबारा बोलिए, फिर दोबारा बोलिए। आप ऐसे जब याद करते हैं तो वो आपकी मेमोरी में रहता है। और एग्जामिनेशन नाइट में जब याद करते हैं तो वो ज्यादा कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल में क्रिएट करता है और जल्दी ही वो आपकी स्मृति से चला जाता है। जैसे आज है तो आप 2 लाइन करिए, मत करिए पूरी डेफिनेशन। चलते चलते एक सेंटेंस पढ़ लीजिए, उसको ही दोहराते रहिए, फिर दूसरा पढ़ लीजिएगा, फिर तीसरा पढ़ लीजिएगा। देखिएगा कि लर्निंग के मेथड्स होते हैं जिनसे आप चीजों को याद रखें। कोई दिक्कत तो नहीं? एनी प्रॉब्लम? हिंदी में किसी को कोई प्रॉब्लम है? बच्चों आप लोग अपनी किताब खोलेंगे ना तो जो आपने समझा है इसके आधार पर आप किसी भी परिभाषा को समझ सकेंगे। ये पर्सनैलिटी की सबसे अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है, तो मैंने बताया। और बहुत सरल है, तो पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ ऑल ट्रेट्स। जितने व्यक्तिशील गुण हैं, जितने व्यक्तित्व के गुण होते हैं, उनका योग जो है व्यक्तित्व होता है। बाकी आगे पीछे जो मैंने बोला उसे हटा दीजिए, जैसे आप चाहें याद कर लें। जरूर नहीं कि परिभाषा याद करें ही करें भाई, नहीं परिभाषा याद होती तो जैसे मैंने आपको बताया ऐसी चीजें आप लिख लीजिए, बता दीजिए। वो भी महत्वपूर्ण होते हैं कि आप उससे क्या समझे। ठीक है, बढ़ू आगे? यस मैम। यस यस मैम। सर। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ बेटा कि अब मैं जैसे ये 1 घंटे का हो गया हमारा क्लास, तो अब आप दोबारा रिकॉर्डिंग लगा लीजिए है, और दूसरा बना लीजिए। 2-2 मतलब शॉर्ट हो जाएंगे ना तो ज्यादा सही रहेंगे। नहीं ठीक है? मेघा, दिस इज फॉर यू। बजाय एक, अच्छा मेघा नहीं, गुफरान प्लीज रिकॉर्डिंग को यहाँ स्टॉप करके फिर थोड़ी देर में फिर रिकॉर्डिंग करो है। तो बहुत लंबे 2-2 घंटे के हाँ की जगह ऐसे हो जाएंगे। अच्छा अब मैम 2 से 3 है, मैम 2 2 से 3 है मैम आपकी क्लास में। हाँ तो मैम 2 रिकॉर्डिंग हो जाएंगी। क्या क्या कह रहे हो? 2 अलग अलग रिकॉर्डिंग हो जाएंगी। हाँ मैं यही कह रही हूँ कि अगर किसी को एक देखना तो उसको 2 घंटे बैठना थोड़ी ना पड़ेगा, लास्ट वाला देखना है। अच्छा, अब आपको